नमस्कार दोस्तों, फुटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में अगर बात की जाए तो दुनिया भर की फैंस की नजर टिकी रहती है इस वर्ल्ड कप के ऊपर। ऐसे तो वर्ल्ड कप में सिर्फ 32 कंट्री ही पार्टिसिपेट करता है, लेकिन 150 देशों के लोग इस वर्ल्ड कप को देखते हैं। अब फीफा का एक सिंपल सा रूल है कि जो कंट्री वर्ल्ड कप को होस्ट करता है उस कंट्री की फुटबॉल टीम चाहे कितना भी वीक क्यों ना हो, उस टीम को वर्ल्ड कप में खेलने का मौका मिलता है। लेकिन वर्ल्ड कप के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेडियम, स्पोर्ट, स्ट्रीट और फिर सिक्योरिटी का इंतजाम करना पड़ता है, उन सारे खर्चा उठाना पड़ता है उस होस्टिंग कंट्री को। ऊपर से वर्ल्ड कप में जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो सारा का सारा रेवेन्यू फीफा को देना पड़ता है। अब अगर 2022 फीफा वर्ल्ड कप के बारे में बात की जाए तो इस साल की फीफा वर्ल्ड कप काफी कंट्रोवर्शियल रहा। कतर ने काफी सारे रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, जिस वजह से फैंस काफी नाराज हुए। और अगर कतर के बारे में बात की जाए तो हमारे देश के मेघालय से भी छोटा सा कंट्री है कतर, जिसमें सिर्फ 29 लाख लोगों की आबादी है। अब इतना छोटा कंट्री होने के बाद भी कतर ने ऐसा क्या गेम खेला कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया को छोड़कर कतर ने वर्ल्ड कप की होस्टिंग जीत लिया। अब अगर पिछले कुछ सालों की डेटा देखा जाए तो 2018 में रशिया ने सिर्फ 15 बिलियन इन्वेस्ट किया था वर्ल्ड कप को होस्टिंग करने के लिए। वहीं पर 2014 में ब्राजील ने सिर्फ $11 बिलियन का इन्वेस्ट किया था, लेकिन कतर ने जो किया आज तक किसी ने नहीं किया था। ये फीफा का सबसे एक्सपेंसिव वर्ल्ड कप है। कतर ने रशिया से 20 गुना ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया इस वर्ल्ड कप में। और आखिर कतर इतना डिस्परेट क्यों होगा इस वर्ल्ड कप को होस्टिंग करने के लिए, और दुनिया भर में लोग क्यों कतर वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करना चाहता था, आज की इस वीडियो में यही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी वीडियो आपको सही जानकारी दे पाती है तो मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए। तो फीफा का एक सिंपल सा रूल है कि जो भी कंट्री वर्ल्ड कप को होस्ट करना चाहता है उनको अप्लाई करना पड़ता है। अब फीफा जब डेट अनाउंस करता है तो उसके 1 महीने के अंदर ही एप्लीकेशन करना पड़ता है, और ये प्रोसेस वर्ल्ड कप के 8 से 10 साल पहले ही हो जाता है। और इतना टाइम इसलिए दिया जाता है ताकि जो कंट्री वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाला है वो वर्ल्ड कप के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेडियम, स्ट्रीट, सिक्योरिटी, इन सब चीजों का अच्छे से इंतजाम कर पाए। अब जब कंट्री एप्लीकेशन करता है वर्ल्ड कप होस्टिंग के लिए, उसके बाद फीफा उन सारे कंट्री को रिव्यू करता है, देखता है कि जो कंट्री ने एप्लीकेशन किया क्या वो कंट्री वर्ल्ड कप के लिए एलिजिबल है, क्या वो कंट्री वर्ल्ड कप को करवा भी पाएगा। और रिव्यू करने के बाद फीफा कुछ कंट्री को सिलेक्ट करता है, और सिलेक्ट होने के बाद फीफा की कांग्रेस मेंबर द्वारा वोटिंग किया जाता है। वोटिंग में जो कंट्री जीतता है उस कंट्री को वर्ल्ड कप होस्ट करने का मौका मिलता है। अब कभी कभार एक ही साथ 2 वर्ल्ड कप की वोटिंग हो जाती है, जैसा 2010 में हुआ था। 2010 में 2018 की होस्टिंग जीता था रशिया ने, और 2022 की होस्टिंग जीता था कतर ने। पहले फीफा के अंदर टोटल 24 मेंबर हुआ करता था, और आज की डेट में 211 मेंबर है। अब जब फीफा की मेंबर किसी भी कंट्री के लिए वोट डालते हैं तो 3 चीज ध्यान में रखते हैं। नंबर 1, वो कंट्री फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए एलिजिबल है कि नहीं। नंबर 2, उस कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। और नंबर 3, ये देखता है कि उस कंट्री की टेक्निकल एक्सपर्टाइज कैसा है। अब 2022 की वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए वोटिंग के जरिए यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और कतर फाइनल राउंड पे पहुंच गया था। अब ज्यादातर लोगों को यही लगा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएस इस वर्ल्ड कप की होस्टिंग जीत जाएगा, लेकिन ये देखकर हर कोई शॉक हो गया कि एक कंट्री जिसके पास एक फुटबॉल ग्राउंड तक नहीं है, जिसने आज तक वर्ल्ड कप की मुंह नहीं देखा, जिस कंट्री में टेम्परेचर हमेशा 45 डिग्री के ऊपर रहता है, ऐसा एक छोटा सा कंट्री कतर कैसे वर्ल्ड कप की होस्टिंग जीत गया। अब 2010 में फीफा की हायर अथॉरिटी ने ये अलर्ट कर दिया था कि कतर को वर्ल्ड कप की होस्टिंग देना एक रिस्की साबित होने वाला है, क्योंकि भले ही कतर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेडियम, एयरपोर्ट, स्ट्रीट और फिर सिक्योरिटी का इंतजाम कर लेगा, लेकिन 45 डिग्री टेम्परेचर में प्लेयर के लिए 90 मिनट खेलना कोई आसान बात नहीं है। अब यूरोपियन लीग और इंग्लिश प्रीमियर लीग को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड कप को जून और जुलाई में किया जाता था, और ये एक फिक्स टाइम था, इसको कभी भी चेंज नहीं किया जाता था। क्योंकि अगर वर्ल्ड कप और यूरोपियन लीग एक ही साथ होगा तो उसमें जो लाइव टेलीकास्ट चैनल है उन चैनल को काफी नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि फैंस वर्ल्ड कप को छोड़कर क्यों एक इंग्लिश प्रीमियर लीग या फिर एक यूरोपियन फुटबॉल लीग देखेगा। और इस वजह से अगर एक ही साथ वर्ल्ड कप और इंग्लिश प्रीमियर लीग होगा तो स्पॉन्सरशिप, एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग भी डिवाइडेड हो जाएगा। लेकिन कतर को वर्ल्ड कप की होस्टिंग मिलने के बाद वर्ल्ड कप को जून जुलाई से नवंबर दिसंबर में शिफ्ट कर दिया गया। अब इससे जो लाइव टेलीकास्ट चैनल था उनको काफी नुकसान झेलना पड़ रहा था, और फॉक्स स्पोर्ट जो वर्ल्ड कप की लाइव टेलीकास्ट करता है उनको बिलियन में नुकसान हो रहा था इस वर्ल्ड कप को नवंबर और दिसंबर में शिफ्ट करने की वजह से। और इस वजह से फॉक्स स्पोर्ट फीफा के अगेंस्ट एक लॉ सूट फाइल केस करने वाला था, लेकिन फीफा ने फॉक्स स्पोर्ट की मुंह बंद रखने के लिए 2026 वर्ल्ड कप की लाइव टेलीकास्ट की ब्रॉडकास्टिंग की राइट बिना कोई ब्रीडिंग प्रोसेस के फॉक्स स्पोर्ट को दे दिया, वो भी बहुत ही कम कीमत में। 2010 में फीफा की वोटिंग से पहले ही फीफा कांग्रेस की 2 मेंबर को पैसा लेकर अपनी वोट को बेचने की वजह से लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया। अब ब्रिटेन की संडे टाइम ने फीफा एग्जीक्यूटिव के ऊपर एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया, जिस ऑपरेशन में फीफा की एक कांग्रेस मेंबर ने $8 लाख में अपनी वोट किसी भी कंट्री को देने के लिए राजी हो गया था।
और एक फीफा कांग्रेस मेंबर ने $2.3 मिलियन में अपनी वोट बेचने के लिए राजी हो गया था। इसके बाद संडे टाइम ने इस वीडियो को फीफा के सामने रख दिया, तो फीफा ने उस 2 एग्जीक्यूटिव को लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया। अब कतार को वर्ल्ड कप की होस्टिंग मिलने के पीछे एक पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिलता है। फ्रांस के प्रेसिडेंट निकोलास ने काफी मदद किया था कतार को वर्ल्ड कप की होस्टिंग दिलाने के लिए। अब 2022 फीफा वर्ल्ड कप की होस्टिंग कतार को दिलाने के पीछे मास्टरमाइंड था मोहम्मद बिन हमाम, जो कि उस टाइम फीफा की कांग्रेस मेंबर भी थे और साथ ही साथ एशियन फुटबॉल कोफेडरेशन का मेंबर भी था और उस टाइम कतार की पार्लियामेंट मेंबर भी था। अब हमाम सारे के सारे फीफा कांग्रेस मेंबर से पूरी तरह से वाकिफ थे। हमाम ने 16 कांग्रेस फीफा मेंबर को पैसा देकर खरीद लिया था। जिस ईमेल के जरिए हमाम ने फीफा की एग्जीक्यूटिव को खरीदा था, संडे टाइम ने उस ईमेल को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। अब जब ये सारी चीज पता चल गया तो फीफा ने हमाम को लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया। लेकिन हर किसी के मन में एक सिंपल सा सवाल आएगा, जब इतना सब कुछ सामने आ गया तो फिर फीफा कतार को क्यों वर्ल्ड कप होस्ट करने दे रहा है? तो ये सब चीज जब सामने आया तो कतार में इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था और ऊपर से इतनी शॉर्ट टाइम के अंदर कोई भी देश वर्ल्ड कप के लिए तैयारी नहीं कर सकता है और इसी वजह से अगर आज फीफा चाहे तो भी वर्ल्ड कप को शिफ्ट नहीं कर सकता। अब फीफा ऑर्गेनाइजेशन को ट्रैक करना कोई आसान काम नहीं है और फीफा ने जानबूझकर खुद को स्विट्जरलैंड में इसलिए रजिस्टर कराया ताकि स्विट्जरलैंड की जो लॉ है वो फीफा के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब लोगों का ये कहना है कि वर्ल्ड कप की वजह से टूरिज्म सेक्टर इंक्रीज होने वाला है, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही ज्यादा है और ऊपर से वर्ल्ड कप के बाद टूरिज्म सेक्टर धीरे धीरे कम हो जाता है। और देखा जाए तो ब्राजील ने करोड़ों रुपीस खर्चा करके स्टेडियम बनाया था और आज की डेट में वही स्टेडियम बस पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कतार ने अपनी वर्ल्ड कप की होस्टिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेडियम, एयरपोर्ट, स्ट्रीट सिक्योरिटी सब चीजों में $220 बिलियन से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया। ऐसे तो कतार के अंदर सिक्योरिटी भी इतना अवेलेबल नहीं था। $2 बिलियन में पाकिस्तान से सिक्योरिटी को किराए पर ले गया वर्ल्ड कप होस्टिंग करने के लिए। अब एक्सपर्ट के साथ साथ कतार भी इस बात से एग्री करता है, इस वर्ल्ड कप में कतार को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। तो फिर कतार क्यों इतना पैसा इन्वेस्ट करके वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है? तो 1980 में जब ऑयल की डिमांड गिरने लगा था तो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस आ गया था। अब इसी वजह से मिडिल ईस्ट की जो गल्फ कंट्री है वो धीरे धीरे अलग अलग मॉडल अपनाने लगा है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। अब जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है तो गल्फ कंट्री ने सोचा कि टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ने के लिए सिर्फ ऑयल और गैस के ऊपर डिपेंड रहने से काम नहीं होगा और इसी वजह से गल्फ कंट्री अलग अलग चीजें अपनाने लगा। अब दुबई अपनी टूरिज्म मॉडल को लेकर वर्ल्ड वाइड बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है और कतार ने इसको बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व किया और कतार भी अब इस मॉडल को अपनाने लगा है। अगर आपको पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट होना है तो इसका एकमात्र जरिया है स्पोर्ट्स और इसी वजह से दुबई के अंदर ना ही कोई अच्छा क्रिकेट टीम है, ना ही कोई फुटबॉल टीम है, ना ही कोई अच्छा स्पोर्ट्स टीम है, फिर भी दुबई किसी भी स्पोर्ट्स को होस्ट करने के लिए आगे निकल आते हैं। पहले तो दुबई सिर्फ अकेला ही ये काम करता था और अब कतार भी इस लिस्ट में शामिल होने जा रहा है। भले ही इस वर्ल्ड कप में कतार को एक भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है, लेकिन ये कतार का लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद कतार इस स्टेडियम को अलग अलग स्पोर्ट्स को होस्ट करने के लिए इस्तेमाल करेगा। आज की डेट में टूरिज्म सेक्टर किसी भी देश के लिए एक मेजर रेवेन्यू सिस्टम बन गया। हालांकि काफी सारे ऐसे यूरोपियन कंट्री है जिसका मेन रेवेन्यू सोर्स ही है टूरिज्म सेक्टर। अब गल्फ कंट्री को स्पोर्ट्स से आने वाली रेवेन्यू सोर्स में ज्यादा इंटरेस्ट है और इसी वजह से गल्फ कंट्री स्पोर्ट्स की इस्तेमाल करके अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाने की प्रयास में लगा हुआ है। अब इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में वर्कफोर्स की जरूरत है, लेकिन इन सारे गल्फ कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ही कम है और ऊपर से जो लोग हैं वो बहुत ही अमीर है और इसी वजह से कंपनी के जरिए इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश जैसा कंट्री से वर्कफोर्स को बुलाया जाता है और वर्कफोर्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन काफी रेस्ट्रिक्टेड है। वर्कर्स ना ही तो कंपनी छोड़ सकता है और ना ही अपनी वीजा को रिन्यू कर सकता है और ना ही देश को छोड़ सकता है, ऊपर से पासपोर्ट को भी जब्त कर लिया जाता है और वर्ल्ड कप के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही जल्द पूरा करना था। इसी वजह से वर्कर्स को ओवर टाइम काम करवाया जाता था और 45 डिग्री टेम्परेचर में ज्यादा काम करने की वजह से 6500 वर्कर्स की मौत हो गई थी इस इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए। अब जब रिपोर्ट सामने आई तब दुनिया भर के लोगों ने कतार वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करने का मांग कर रहा था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पहले की तरह इन्फॉर्मेटिव था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट।